नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करते हैं। संसद का मानसून सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है। एनडीए सरकार और विपक्षी दलों ने भी मानसून सत्र के लिए अब कमर कस ली है और तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। यह सत्र 21 अगस्त तक चलेगा, यानी कि 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 21 अगस्त तक चलने वाला है। इस मानसून सत्र में सरकार 8 नए विधेयक पेश करेगी। इसमें मणिपुर में राष्ट्रपति शासन से जुड़ा विधेयक भी शामिल है। सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने पर विचार कर रही है और इससे यह साफ हो जाता है कि सरकार इस उत्तर पूर्वी राज्य में फिलहाल राष्ट्रपति शासन हटाने की कोई योजना नहीं बना रही। मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और राष्ट्रपति शासन के लिए सरकार को हर 6 महीने में संसद से मंजूरी लेनी होती है। फिलहाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की समय सीमा 13 अगस्त तक ही है। विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष की ओर से भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि सत्र के बाद सभी चुनावी मैदान में उतरेंगे। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, नौकरी, रोजगार जैसे कई मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। आपको यह भी बता दें कि मानसून सत्र पहले 12 अगस्त को खत्म होने वाला था। हालांकि सरकार ने एक हफ्ते के लिए इसे बढ़ा दिया, क्योंकि सत्र के दौरान कई अहम बिल पेश होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के तमाम विपक्षी जो नेता हैं, ये जो कांग्रेस दल है, मानसून सत्र में कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में। इसमें बिहार में विशेष मतदाता सूची संशोधन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया है, ऑपरेशन सिंदूर है और बार बार जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावे किए हैं कि सीजफायर अमेरिका ने करवाया है, इसको लेकर भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। तो 21 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत है। 21 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। इस बीच कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो वहीं 8 महत्वपूर्ण विधेयक जो है इस दौरान आ सकते हैं, जिसमें मणिपुर सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि मणिपुर में स्थिति अभी भी गंभीर लगातार बनी हुई है। राष्ट्रपति शासन चल रहा है, क्योंकि मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया गया था और जो अब तक चल रहा है। 13 अगस्त तक अवधि खत्म हो जाएगी और इससे पहले ही संसद में इसकी मंजूरी लेनी होती है। और क्योंकि 6-6 महीने पर अगर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है इमरजेंसी सिचुएशन में, तो ऐसे में 6-6 महीने पर संसद की मंजूरी जरूरी होती है। तो 13 अगस्त को अवधि खत्म होगी। उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि मानसून सत्र के दौरान इसको पेश किया जाएगा ताकि राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाया जा सके। वहीं कई और भी विधेयक है जिन पर चर्चा हो सकती है, जिनमें जीएसटी बिल 2025 को भी पास करवाने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था, उसके बाद लगातार विपक्ष विशेष सत्र की मांग कर रहा था, लेकिन मानसून सत्र रखा गया है और अब हंगामे के आसार भी इस दौरान जताए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था और कई बार खुले मंचों से ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर अमेरिका ने करवाया है, तो इस पर भी जवाब विपक्ष मांगने की कोशिश करेगा। और इस दौरान यही कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार का सत्र भी हंगामे भरा होगा। मानसून सत्र से पहले मोदी कैबिनेट ने 3 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। यह योजना अगले 6 सालों तक चलेगी और देश के 100 जिलों को कवर करेगी। हर साल इसके लिए 24,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इस स्कीम का मकसद किसानों को फसल कटाई के बाद भंडारण की बेहतर सुविधा देना है, सिंचाई व्यवस्था को सुधारना और खेती की पैदावार को भी बढ़ाना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि यह योजना 36 मौजूदा स्कीमों को मिलाकर एक मजबूत ढांचा तैयार करेगी, जिससे फसल विविधीकरण और टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिलेगा। वहीं सरकार ने NLCIL को भी नवीनीकरणीय ऊर्जा के निवेश के लिए 7,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने एनटीपीसी को नवीनीकरण ऊर्जा में निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी देने पर भी अपनी मुहर लगा दी है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा पर भी एक प्रस्ताव पारित किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि ये स्पेस की दिशा में हमारा बहुत बड़ा कदम हम रखने जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि आईएसएस से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी पर मंत्रिमंडल ने एक बड़ा संकल्प पारित किया है। अब ये संकल्प क्या है?
शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से सकुशल धरती पर लौटे हैं। ये समूचे भारत के लिए गर्व, गौरव और उल्लास का अवसर है और इसी को लेकर एक संकल्प पारित किया गया है। तो केंद्र सरकार की ओर से कई ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं जो किसानों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब भारतवासी हैं, उनको फायदा मिल सके। इसी बीच धन धान्य योजना को मंजूरी मिल गई है, जिसका फायदा सीधे तौर पर 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को होने वाला है। साथ ही जो फसल उगाई जाती है उनके भंडारण को सुविधाजनक बनाया जाएगा, क्योंकि आमतौर पर कई बार बारिश होती है, इसका असर भंडारण पर पड़ता है। खुले में भंडारण होने की वजह से फसलें खराब हो जाती हैं जो मार्केट तक नहीं पहुंच पाती। इसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान होता है। इसीलिए इस योजना के तहत इसको एक स्वरूप दिया जाएगा, एक ढांचा तैयार किया जाएगा ताकि भंडारण की जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी सुविधा हो सके। भंडारण की जो प्रक्रिया जैसे खुले में चली आ रही है उसको किसी तरीके से कवर किया जा सके ताकि बारिश या किसी अन्य मौसम में फसलों को नुकसान ना हो और फसलों को नुकसान होने की वजह से जो किसानों को नुकसान हो रहा है उससे बचा जा सके। और इस योजना में 100 जिले भी शामिल होंगे। तो अहम है कि 100 जिले जब शामिल होंगे तो इसमें 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिलेगा। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ, वो कमिटमेंट दुनिया भर में सराहा गया है। और जो बड़े बड़े हमने गोल पहले 2030 के लिए थे वो 2025 में हम अचीव कर रहे हैं। उस दिशा में आज 2 बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला है एनटीपीसी का। एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने की छूट दी गई है रिन्यूएबल एनर्जी में। उनको एम्पावर किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एनटीपीसी की जो ग्रीन कैपेसिटी है 6 गीगावाट है अभी, इसको 26 गीगावाट करने का संकल्प इसमें है सम्मिलित और 2032 तक 60 गीगावाट करने का इसमें टारगेट रखा गया है। और एनटीपीसी की बहुत एफिशिएंटली काम इसमें हो रहा है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इस तरह से है, एनटीपीसी टॉप लेवल पे, होल्डिंग लेवल पे, फिर एनटीपीसी ग्रीन बिजनेस इनकी, जिसमें कई सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स हैं, और एनटीपीसी रिन्यूएबल्स करके एक सब्सिडरी है, उसका मेजर फोकस ग्रीन फील्ड कैपेसिटी एडिशन पे रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तो अश्विनी वैष्णव को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कल कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रेस ब्रीफिंग की और बताया कि सरकार ने क्या कुछ फैसले लिए। अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि क्या कुछ फैसले लिए गए और किन मायनों में ये अहम है। पीएम की किसानों को सौगात देखने को मिली है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी इस दौरान दी गई है और इससे हर साल 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, इसको मंजूरी मिल गई है। योजना में 100 जिले शामिल होंगे। इसमें फायदा क्या होगा? जिस तरीके से फसलों का भंडारण होता है और सिंचाई की सुविधाओं में भी सुधार होगा, क्योंकि भंडारण में काफी बार देखा गया मौसम खराब होने की वजह से फसल बर्बाद हो जाते हैं, इसका नुकसान किसानों को होता है, तो इसको सुधारा जाएगा। फसलों का पंचायत स्तर पर भंडारण होगा। फसल विविधता पर फोकस होगा, यानी कि अलग अलग मौसम में किस तरीके से फसलों को उगाया जाए और इससे फायदा मिल सके, भारी मात्रा में फसलों को उगाया जाए, इस पर फोकस होगा। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण किया जाएगा। बेहतर सिंचाई और ऋण व्यवस्था, यानी कि जो कर्ज किसान लेते हैं उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। प्राकृतिक और जो ऑर्गेनिक खेती है उस पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि आजकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ज्यादा होता है, कीटनाशक का इस्तेमाल ज्यादा होता है, कई तरीके की दवाओं का छिड़काव होता है, इसलिए ऑर्गेनिक खेती पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। 36 केंद्रीय योजनाओं का एकीकरण करके धन धान्य योजना को तैयार किया गया है। हर जिले की अपनी धन्य धान्य समिति बनेगी, तो इस तरीके से इसको फॉर्म किया गया है। इसका प्रोसेस बहुत ही क्लियर है ताकि भंडारण की ये जो सुविधा है उसको अच्छे से पूरी की जा सके। जिस तरीके से कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है, कई मायनों में ये 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा देने वाला है और इसीलिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को जब मंजूरी मिली तो किसानों के चेहरे पे काफी खुशी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि भंडारण की सुविधा मिलने के बाद से किसानों को बहुत ज्यादा इससे फायदा अब मिलने वाला है। और सिंचाई में भी जब सिंचाई होगी तो सिंचाई में भी सुधार करने के लिए सरकार ने ये योजना लॉन्च की है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में पुनः निरीक्षण कार्य को लेकर हंगामा मचा हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र सरकार के साथ ही चुनाव आयोग को भी घेर रहे। संसद में भी विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। आपको बता दें कि चुनाव ने सभी राज्यों में मतदाता सूची के विशेष पुनर्निरीक्षण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है, जैसे कि बिहार में ये किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरीके से पारदर्शी और शुद्ध बनाना है, ताकि इसमें किसी भी विदेशी नागरिक का नाम शामिल ना हो। इसलिए भी ये जरूरी है क्योंकि बिहार में पर 100 लोगों पर 123 आधार कार्ड मिले हैं। इसीलिए चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है कि इसका पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। बिहार में हाल ही में जांच के दौरान सीमांचल सहित कई क्षेत्रों में विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में पाए गए हैं। देश में 2 दशक पहले इस तरीके का विशेष अभियान चलाया गया था और तब से परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। इसलिए अब मतदाता सूचियों की बारीकी से जांच जरूरी हो गई है। तो सरकार ने इसलिए जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जब ये होगा तो कई राज्यों में एक अनप्रोसेस तरीके से एनआरसी को लागू करने के लिए ये पूरा चीज किया जा रहा है। तो जिस तरीके से लगातार ये फैसले लिए जा रहे हैं, इस पर हम आपको बताएंगे आगे की जानकारी। तो अब एसआईआर क्या है, आपको वो बताते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एसआईआर का असर क्या होगा? देखिए, देश में मतदाता सूचियों की गहन समीक्षा करेगा। जो मतदाता सूची जारी की गई है उसकी गहन समीक्षा होने वाली है। एसआईआर लागू होने से मतदाता सूची की सटीकता बढ़ेगी, यानी कि जब एसआईआर लागू हो जाएगा तो मतदाता सूची जो बनाई जाएगी, जिसमें अगर कोई विदेशी नागरिक है तो उसको हटाया जाएगा और तमाम जो बाहर के लोग हैं उनको हटाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के कदम से लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि जो अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, जिन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनाया हुआ, वो लोग प्रभावित होंगे। खासकर जो जरूरी दस्तावेज जमा नहीं कर पाए हैं वो प्रभावित होंगे। जिस तरीके से नेशनैलिटी को लेकर लगातार सवाल उठता है, जिस तरीके से विदेशी नागरिक भी पकड़े गए हैं, नेपाली हैं, उसमें श्रीलंकाई हैं, तो विदेश अवैध जो प्रवासी हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। जाहिर सी बात है, उनको मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि विदेशी नागरिक भारत में वोट नहीं कर सकता। बांग्लादेश और म्यांमार के अवैध घुसपैठियों पर नकेल कसेगी इससे, क्योंकि जिस तरीके से फर्जी आधार कार्ड और फर्जी डॉक्यूमेंट बना के उन्होंने वोटर लिस्ट में अपनी जगह बनाई है, उसको पहचान की जाएगी। इसी को नियम को और भी पारदर्शी बनाना होगा, यानी कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन इसको पारदर्शी बनाएगा, ये भी एक सोचने की बात होगी और एक अहम बात होगी। सभी को शामिल करने की नीति पर ध्यान देना होगा, यानी कि जो बाकी के लोग हैं, जो भारत के निवासी हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, उनको शामिल करना, और जो बाकी के लोग हैं उनकी छटनी करना एक बड़ी चुनौती होगी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं एसआईआर क्या है। स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है एसआईआर का फुल फॉर्म है। और ये पूरी एसआईआर की क्या प्रक्रिया होगी, अब आपको हम वो भी बताएंगे। नए सिरे से वोटर लिस्ट अपडेट करना होगा। बिहार में जितने भी वोटर हैं उनको अपडेट करना होगा, जो उनकी लिस्ट तैयार की गई है। अपडेट करने से क्या होगा, जो 18 साल से ऊपर के हो गए उनका नाम भी अब इसमें जोड़ा जाएगा। वोटर लिस्ट से डुप्लीकेट एंट्री हटेगी, यानी कि कई लोग होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, कई लोग होते हैं जो शहर छोड़ देते हैं, कहीं और की नागरिकता ले लेते हैं, तो उनके नाम से भी वोट्स पड़ते हैं। मृतक या स्थानांतरित वोटर्स को हटाना, जैसे मैं बता रही थी कि शिफ्ट कर जाते हैं बहुत लोग अलग अलग देशों में, तो उन लोगों को वोटर लिस्ट से हटाना होगा। वोटर लिस्ट से डुप्लीकेट एंट्री हटेगी। तो जो डुप्लीकेट एंट्री की गई है, किसी का देहांत हो गया, कोई नहीं है अब इस दुनिया में, उसके नाम पर भी वोट्स पड़ते हैं आज भी, तो वैसे लोगों की छटनी की जाएगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश करना होगा। तो ये जो वोटर लिस्ट बनेगा, जो छटनी के बाद बनेगा, उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ये ड्राफ्ट जो है वो पब्लिश करना होगा। इसके साथ क्या होगा, नए वोटर एप्लीकेशन जमा करने होंगे। तो जितने भी नए वोटर्स हैं जिनकी 18 साल की उम्र हो गई है, वो जो नए वोटर्स हैं उनको एप्लीकेशन जमा करना होगा। और अगर कोई ऐसा है जिसका अभी तक जिसका वोटर कार्ड नहीं बना है, वो भी एप्लीकेशन डाल सकता है। फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा, मतलब कुछ ऑनलाइन नहीं है। बिहार में ये जो प्रक्रिया है फिजिकल होगा, पूरी तरीके से आपको वहां पर उपस्थित रहना पड़ेगा। फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करना होगा। तो ये जब पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन फाइनल वोटर लिस्ट को पब्लिश करेगा। वोटिंग लिस्ट में ऑब्जेक्शंस पर सुधार होगा। जो ऑब्जेक्शंस कहीं कहीं पर नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है, कहीं पर एड्रेस में कुछ गलत हो जाता है, ऐसी कई चीजें होती हैं, उसको सुधार किया जाएगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर लगातार बिहार में
बवाल मचा हुआ है और इसी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर भी सवाल उठा रही है, उनकी मंशा पर सवाल उठा रही है। बढ़ते हैं आगे, जहां पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला जवान गिरफ्तार हुआ है। जम्मू कश्मीर से भारतीय सेना का एक जवान गिरफ्तार किया